एक सीधे साधे आदमी को काट कर उसके सैकड़ों टुकड़े कर कर उसकी करी बना दिया गया उसके मांस का, और पड़ोसियों को बनाकर खिला दिया गया। लोग खा भी गए और अदालत में सीआईडी चेक चेक कर कहती रही कि दोषियों को सजा दो, लेकिन अदालत ने दोषियों को रिहा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं एक खौफनाक केस को लेकर। आज का मर्डर केस करी मर्डर केस के नाम से काफी मशहूर है। कहानी की शुरुआत होती है सिंगापुर, और ये केस है लगभग आज से 30 साल पहले 1983 की घटना है। 1983 में सिंगापुर में एक परिवार रहता था। वो परिवार का मुखिया था आया कन्नू मरिमुत्तु, इसका नाम था पूरा। आया कन्नू की एक वाइफ थी और इसके 3 बच्चे थे। और आया कन्नू नजदीकी एक चर्च है, चर्च का नाम है प्रेस्बिटेरियन चर्च में ये सफाई का काम करता था एक कंपनी के अंडर में। पगार तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन काम कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं था, एक सफाई का काम था, यानी देखभाल करता था चर्च की। तो काफी यानी जो सैलरी तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी एक लिमिट में सैलरी थी जिससे इसके परिवार का गुजारा हो रहा था, और परिवार काफी अच्छे से खुशहाल तरीके से जी रहे थे। इसकी पत्नी और इसके 3 बच्चे काफी अच्छे से सब कुछ चल रहा था। फिर 12 दिसंबर 1983 के दिन इसकी पत्नी आया कन्नू की दौड़ती दौड़ती पुलिस स्टेशन जाती है। जूच यार्ड पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस वालों को कहती है कि हमारे हस्बैंड यानी मेरा जो पति है वो गायब हो गया है, अभी तक घर नहीं आया है। पुलिस बोलती है कब से गायब है? बताती है 6-7 दिन से गायब है। पुलिस पूछती है कि 6-7 दिन से तुम कहाँ थी कि अभी आ रही हो? तो बताती है कि मेरे पति बोलकर गए थे कि मैं मलेशिया जा रहा हूँ जुआ खेलने कैसीनो में, और अभी तक वो बताए थे कि आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक आए नहीं है। अब पुलिस भी सोचती है कि ये महिला सही बोल रही है, क्योंकि घबराई हुई थी ऐसा। अब उसके कहने पर पुलिस मामला दर्ज करती है, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करती है और पूछती है तुम्हारे पति क्या करते हैं? तो बताती है चर्च में सफाई का काम करते हैं एक कंपनी के अंडर के अंदर, और पगार मिलती है, हम उनसे हमारा परिवार का गुजर बसर होता है। अब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस जहां जहां ये महिला बताती है वहां जाकर आया कन्नू को खोजती है, लेकिन आया कन्नू का कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस तो थक जाती है खोजते खोजते। अब पुलिस क्या करती है, मुखबिरों को सूचना देती है, यानी अपने जो जासूस होते हैं पुलिस के उनको सूचना देती है। अब वो भी महीनों तक खोजते हैं, लेकिन आया कन्नू का कुछ पता नहीं चलता है। और जो इसकी पत्नी है नगराता हरदम 1-2 दिन के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचती थी और अपने पति के बारे में अपडेट लेती थी कि क्या हुआ, कुछ मिला, कुछ पता चला मेरे पति के बारे में। लगभग धीरे धीरे महीनों बीत गए। फिर क्या होता है कि पत्नी निराश हो जाती है क्योंकि एक ही जवाब मिलता था, नहीं। अब पत्नी भी पुलिस स्टेशन जाना बंद कर देती है धीरे धीरे, और पुलिस भी इस केस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं देती, क्योंकि एक सफाई करने वाला आदमी था चर्च में, कोई बड़ा आदमी तो था नहीं। पुलिस भी इंटरेस्ट नहीं देती है और केस धीरे धीरे दब जाता है। केस दबते जाता है, लगभग धीरे धीरे हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, अब तो सालों बीत जाते हैं। अब दिन धीरे धीरे आ जाता है 1987 का 4 साल बाद। 4 साल बाद आपको बता दें, सिंगापुर में वहां पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव होते थे। सिंगापुर में उस समय यानी पुराने जमाने में प्राइवेट डिटेक्टिव होते थे जो जासूसी करते थे, पता करते थे क्या हो रहा है, यानी पुलिस की भी मदद करते थे। कुछ जासूस तो पुलिस की भी मदद करते थे, सीआईडी की भी मदद करते थे, और कुछ जासूस अपने लिए फायदा करते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, यानी उनकी जानकारी जुटाते थे। ऐसे प्राइवेट डिटेक्टिव होते थे जो पुलिस की मदद करते थे और कुछ गलत भी काम करते थे। तो उस समय बहुत केस में सॉल्व करने में मदद करते थे प्राइवेट डिटेक्टिव। तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, उनका नाम होता है जी अलंग मलई एक बहुत बड़े डिटेक्टिव थे, लेकिन प्राइवेट ही थे। वो अकेले सब केस सॉल्व करते थे, जासूस थे। तो उनका एक पेजर, एक डिवाइस होता है पेजर। उस समय में मोबाइल नहीं थी कि मैसेज आ जाएगा, सिर्फ बात होती थी मोबाइलों से। तो एक पेजर डिवाइस होती थी इतनी बड़ी, उस पेजर डिवाइस से खाली मैसेज आता जाता था, कोई मैसेज कर सकता था। तो अलंग मलई को, यानी जो प्राइवेट डिटेक्टिव है, उनको एक दिन मैसेज आता है, और मैसेज में लिखा रहता है मुझे आपसे बात करनी है एक केस के बारे में। एक मैसेज में लिखा रहता है मुझे आपसे बात करनी है एक केस के बारे में जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। ये मैसेज अलंग मलई को मिलता है। तो अलंग मलई सोचते हैं कि कोई जासूस है हमारा, कोई कुछ बड़ी अपडेट देना चाहता है। अलंग मलई एक ऐसे जासूस थे जिनका सीआईडी से संपर्क था।
सीआईडी की मदद करते थे और काफ़ी बड़े जासूस थे, लेकिन प्राइवेट। अब अलग मलई को ये मैसेज मिलता है तो उनके भी मन में कुछ होता है कि मिलना चाहिए इससे, क्या बात है, क्या बताना चाहता है ये मुझे। फिर अलग मलई और ये दोनों एक जगह पर मिलते हैं। फिर ये जो खुफिया जानकारी जिस आदमी ने बताया, जिसने मैसेज किया था, फिर जब वो मिलता है तो ये अलग मलई को बताता है कि एक आदमी है आया कन्नू, वो 4 साल पहले लापता होता है। और आपको बता दें कि उसे काट करके, यानी 3 लोग उसे काट काट कर बोटी में सैकड़ों टुकड़े करते हैं, और जो उसकी बड़ी बड़ी हड्डी है, जो उसकी पीसेस हैं हड्डी के, उसे बड़े बड़े पॉलीथीन बैगों में भर कर उसे सिंगापुर के कोने कोने, हर कोने में फेंक दिया जाता है, किसी को भनक नहीं लगती। और उसके मांस के सैकड़ों टुकड़े करके कीमा बनाकर छोटा छोटा उसका करी बना देते हैं। यानी करी बनाते हैं, जितना करी में जितनी सब्जी डालते हैं उतना ही मांस डालते हैं, वो भी आया कन्नू का। और फिर उसे चावल में मिलाते हैं और उसका एक करी तैयार करते हैं, और उसे पैक करके टिफिन में एक पार्सल पैक करके पड़ोसियों को बांट दिया जाता है, और पड़ोसी भी उसे खा लेते हैं। और इस समय बीत जाता है और आया कन्नू का के बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो मिसिंग है। ये जानकारी जब अलग मलई को, यानी प्राइवेट डिटेक्टिव को वो आदमी देता है तो वो हंसने लगते हैं, ये कौन सी कहानी बता रहे हो, इसमें कुछ सच है। लेकिन फिर भी वो आदमी विश्वास दिलाता है कि ऐसा हुआ है। फिर भी अलग मलई जो प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं मानते, उसकी बात को विश्वास में नहीं लेते हैं। लेकिन वो आदमी काफी चीख कर उनको बताने की कोशिश करता है कि ये बात सच है। फिर अलग मलई उस आदमी पर विश्वास करते हैं कि इतना बोल रहा है, इसमें इतना कॉन्फिडेंट है, तो कुछ तो बात सच है। फिर अलग मलई सीआईडी के पास जाते हैं और ये बताते हैं ये पूरा कि एक आदमी को काट कर सैकड़ों टुकड़े कर कर उसे पड़ोसी को खिला दिया गया। फिर सीआईडी भी इनकी बात सुनकर हंसने लगती है। तो फिर अलग मलई बोलते हैं कि बात पे तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जिस हिसाब से वो जासूस, वो मेरा जो हरदम मैसेज भेजता है वो आदमी, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, कभी कुछ गलत खबर नहीं दिया है, तो मुझे विश्वास है कि वो गलत नहीं बोल रहा है, ये बात सच हो सकती है। भले ये बात एक कहानी जैसी लग रही है लेकिन सच है। तो सीआईडी भी बोलती है कि जांच करो तुम अपने स्तर पर, तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो, एक बड़े जासूस हो, जांच करो, इस पर कुछ मिलता है तो हमें बताओ, फिर देखते हैं इस केस के बारे में। अब अलग मलई अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि सीआईडी इस केस को सीरियस नहीं ले रही थी और ये आदमी के केस को ये भी सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन इनको बात में सच लग रहा था, इसलिए इस केस की वो जांच शुरू करते हैं। अब केस की जांच शुरू करते हैं तो पहले ही अब इनको ये पता लगाना था कि आदमी है कौन। खाली इस आदमी का नाम था आया कन्नू, इन्हें पता था, और ये मिसिंग है, और ये बताया था कि 1983 से गायब है। बस इनको ये 2 चीज़ पता थी कि 1983 से गायब है, 19 दिसंबर से, और आया कन्नू को काट कर खिला दिया गया। खाली नाम और डेट पता है। अब इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था उस आदमी का खोजना, उस आदमी के परिवार को खोजना सबसे बड़ी चैलेंज थी। अब आया कन्नू सिंगापुर के हर पुलिस स्टेशन में जाकर आया कन्नू के बारे में पूछते थे, पता करते थे कि 1983 के दिसंबर महीने में कितने लोग गायब हुए, आया कन्नू की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है कि नहीं। वो दिन पर दिन हफ्ते हफ्ते भटकते रहे, लगभग 2 हफ्ते भटके। उसके बाद एक दिन वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, जूजियार्ड पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था मिसिंग का, आया कन्नू का। उस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो एक अधिकारी से पूछते हैं कि कोई आया कन्नू का नाम का आदमी दिसंबर महीने में गायब हुआ है क्या। तो अधिकारी बोलता है चेक करके बताते हैं आपको। अब वो जब चेक करके बताता है तो पता चलता है कि आया कन्नू नाम का आदमी 12 दिसंबर 1983 में को लापता हुआ था। ये मिसिंग कंप्लेन है। अब आया कन्नू को एक बड़ी राहत मिलती है और इस इंफॉर्मेशन को लेकर तुरंत वो सीआईडी ऑफिसर के पास जाते हैं और बताते हैं कि हाँ, इस केस में परत खुली है, यानी कुछ सामने आया है, यानी वो आया कन्नू नाम का आदमी गायब हुआ है। अब उसके साथ क्या हुआ है, वो मर गया है या जिंदा है या उसकी कड़ी बना दी गई, अभी भी एक चैलेंज है। अब ये बात बताते हैं, सीआईडी को बताते हैं अब इस केस को ओपन करो। तो सीआईडी बोलती है, यानी जो ऑफिसर वो बोलता है हमारे पास अभी भी बहुत केस है, बहुत लोड है, आप इस केस में जांच कर रहे हो, आप अच्छे से जांच करोगे, मुझे विश्वास है, आप जांच करो, फिर उसके बाद कुछ और आगे मिलता है तो इस केस को हम ओपन करेंगे। अब अलग मलई इस केस में अकेले थे। अब वो जांच करना शुरू करते हैं। अब वो उसकी पत्नी को खोजते हैं जिसने कंप्लेन दर्ज कराया था, जिसका नाम था नगराता, उसकी पत्नी। अब उसे खोजते हैं
उसे खोजते खोजते सिंगापुर के उसके घर पहुंच जाते हैं जहां उसकी पत्नी रहती थी। अब उसकी पत्नी को बुलाते हैं और इस केस में पूछताछ शुरू करते हैं। पत्नी से पूछताछ करते हैं, फिर उससे आसपास के पड़ोसियों से भी पूछताछ करते हैं। 20-30 लोगों से लगभग अलग मलई पूछताछ करते थे। अब अलग मलई फिर सीआईडी ऑफिसर के पास जाते हैं, क्योंकि ये कोई लीगल एक्शन तो ले नहीं सकते किसी नागरिक के ऊपर। अलग मलई के पास जाते हैं और बताते हैं कि कहीं जो ये आया कन्नू की पत्नी है, ये कुछ जो स्टेटमेंट जो बयान दे रही है वो कुछ बार बार बदल रही है, कुछ तो छुपा रही है। यानी हमसे जो बता रही है उसका स्टेटमेंट कुछ डिफरेंट हो जाता है कुछ समय के बाद। यानी बयान अपना बदल रही है, बार बार स्टेटमेंट बदल रही है, नई नई कहानी बना रही है, कुछ प्रॉपर बता नहीं रही है। और पड़ोसियों से भी जो मिला है वो पता है कि गायब है। अब क्या करते हैं कि सीआईडी की मदद से ये लोग पता करते हैं ऑफिसर्स के जरिए। सीआईडी इस केस को तो जांच नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ मदद करती है। तो पता करते हैं कि ये नगराता है, इसके फैमिली क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो पता चलता है नगराता के 3 बड़े बड़े भाई हैं, हट्टे कट्टे मोटे चौड़े 3 बड़े भाई हैं। और उसके बाद इसके सबके शादी हो चुकी है। और ये तीनों भाइयों के, यानी जो नगराता के तीनों भाई हैं, 2 भाई सिंगापुर के फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं और एक भाई चिकन का दुकान चलाता है और माँ भी है इनकी। तब ये इन्फॉर्मेशन जब मिलती है तो इन्हें शक होता है कि वो भी बता कर गया है कि 3 आदमी हैं जिन्होंने टुकड़े किए हैं इनके। अब अलग मलई जो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, इन्हें तो पता चल गया था पूरी हिस्ट्री की। 3 लोग हैं ये लोग, इसके 3 भाई हैं। अब ये 3 भाई ही मार सकते हैं, क्योंकि एक भाई की चिकन की दुकान भी है, 2 भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी है, काम करते हैं। तो कुछ गड़बड़ है। तब ये सीआईडी की मदद से अब बोलते हैं केस ओपन करने के लिए, रिक्वेस्ट करते हैं कि अब केस में काफ़ी कुछ खुल चुका है और इस केस में आपकी मदद अब लेनी पड़ेगी। तब सीआईडी की मदद से इस केस को ओपन करते हैं और सीआईडी लगातार 5 जगहों पर छापेमारी करती है। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो 2 भाई काम करते थे, उनके एक जंगल में उनका घर भी है, उस घर पर छापेमारी करते हैं। जहां पर ये लोग रहते थे वहां पर छापेमारी करते हैं, नगराथा के घर पे छापेमारी करते हैं, नगराथा की माँ के घर पर छापेमारी करते हैं, और जो भाई चिकन काटता है उसके घर पर भी छापेमारी करते हैं। सारी जगह छापेमारी करते हैं। अब पुलिस को कुछ तो मिलता नहीं है, क्योंकि 4 साल पहले किसी को काट कर फेंक दिया गया, उसको अब उसका क्या कुछ मिल जाएगा। खून होंगे, बह गए होंगे, सबूत होंगे, खत्म हो गए होंगे समय के साथ, हड्डियाँ होंगी गल गई होंगी समय के साथ, इधर उधर हो गई होंगी, तो कुछ तो मिलने वाला है नहीं। छापेमारी में तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन छापेमारी में पुलिस सबको अरेस्ट करके लेके आती है। लगभग पुलिस 8-9 लोगों को अरेस्ट करके लेके आती है। एक नगराता को, आया कन्नू की पत्नी, और आया फिर उसकी पत्नी के 3 भाइयों को, और तीनों भाइयों की पत्नियों को, और नगराता की माँ को। यानी 5 महिलाओं को और 3 पुरुषों को गिरफ्तार करके सीआईडी अपने पास लाती है। अब पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में सब एक ही कहानी बताते हैं कि हमें बस इतना पता है कि आया कन्नू 12 दिसंबर से लापता है और हमें कुछ नहीं पता है। 8 के 8 एक ही बात रिपीट करते थे, कुछ बताने को तैयार नहीं थे। और पुलिस इन्हें ज्यादातर समय तक कस्टडी में रख भी नहीं सकती थी, क्योंकि कस्टडी में रखने के लिए सबूत चाहिए, सस्पेक्टेड चाहिए कि कुछ तो क्लू रहे इनके खिलाफ, तब उन्हें गिरफ्तार। क्योंकि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई सबूत नहीं था कि इन्हें रख सकी कस्टडी में ज्यादा समय तक। लेकिन पुलिस कड़ाके से, यानी जो सीआईडी कड़ाके से पूछताछ करती है, तो एक ने मुंह खोलता है और ये कहानी को स्वीकार करता है कि हाँ ये सच है। ये यानी कंसेस कर लेता है। तो अब पुलिस के सामने समझ में आ जाता है कि ये कहानी तो सच है। अब पुलिस समझ गई थी कि कहानी सच है, क्योंकि वो जो स्वीकार किया है तो वैसे ही स्वीकार नहीं करेगा, और सच था इसलिए स्वीकार किया। सब नहीं स्वीकार करते हैं, वो एक स्वीकार कर लेता है। अब पुलिस क्या करती है, इन लोगों को कोर्ट में पेश करती है। अब पुलिस इन लोगों को कोर्ट में पेश करती है, तो कोर्ट में क्या होता है कि ये जो कंसेस किया था, जो स्वीकार किया था, वो बदल जाता है, अपना स्टेटमेंट बदल लेता है। अब पुलिस क्या करती है, अब इन लोगों को कोर्ट लेकर जाती है। कोर्ट में पहले जज के सामने पुलिस बताती है कि एक आदमी को काटकर 50 यानी सैकड़ों टुकड़े करके उसकी करी बनाकर लोगों को खिला दिया गया। ये सुनकर जज भी हैरान रह जाता है। जज एविडेंस मांगता है, सबूत। पुलिस के पास सबूत तो थे नहीं, क्योंकि ना हड्डी थी ना आदमी की बॉडी थी। अब कोर्ट पूछता है, क्या तुम सच में बता रहे हो कि जो आदमी है आया कन्नू वो लापता है, तो उसका मर्डर हो गया है? मर्डर हो गया है, क्या पता वो लापता हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उसका मर्डर हो गया है और वो लापता है? ये भी एक चैलेंज था। पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था।
अब पुलिस क्या करती है, उन लोगों को पेश करती है जो कंसेस किया था, यानी जो स्वीकार किया था कि हाँ उसको हमने मारा। अब वो जब अदालत के अंदर, जो कोर्ट के अंदर खड़ा होता है, तो वो पलट जाता है, वो स्वीकार ही नहीं करता वहां पर। अब पुलिस फिर हाथ उसके खाली हो जाते हैं। फिर कोर्ट में सबूतों के अभाव में ये आठों फिर छूट जाते हैं। लेकिन पुलिस रिक्वेस्ट करती है कि हमें और कस्टडी दीजिए, हम इन लोगों की और कस्टडी दीजिए, हम और जांच करेंगे और सबूत को इकट्ठा करेंगे। कोर्ट पुलिस की ये बात मान लेती है और इनको कस्टडी बढ़ा दी जाती है। फिर महीनों जेल में रहने के बाद फिर ये लोग एक याचिका दायर करते हैं कोर्ट में, और पुलिस कोर्ट से कहते हैं कि हम कब तक जेल में रहेंगे, हमें सजा दे दीजिए या हमें छोड़ दीजिए। अब कोर्ट इस बात को मद्देनजर रखते इन लोगों को छोड़ देती है, क्योंकि पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं था, पुलिस कोई सबूत जुटाने में कामयाब नहीं हो रही थी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे आशा है कि ये कहानी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा एक नए केस और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।